चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। चलो आज ना अब हम टैली की कुछ शॉर्टकट कीज करते हैं। कीज मैंने आपको दे दिए हैं, कुछ शॉर्टकट कीज आप लिख रहे थे अपने पास, है ना। मैंने आपको बोला था कॉपी के लास्ट पेज पे चले जाओ, वहाँ पे कुछ शॉर्टकट कीज अलग। वैसे ये 4 पेज की शॉर्टकट कीज है, सारी अभी नहीं करेंगे लेकिन मैंने आपको दे दिए, फ्यूचर में आपको कभी भी काम आ सकती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रेगुलर यूज होती रहती हैं, उन्हें हम करते रहेंगे। और इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप चला भी रहे हो अभी। तो आप देखो, जैसे सबसे पहला है एस्केप। किसी भी मेन्यू से वापस जाने के लिए आप एस्केप करते हो, है ना। ये तो आप यूज कर रहे हो। पहले जो इसके पहले कॉलम में है वो है प्राइम की कमांड, दूसरे वाले कॉलम में है जो वो है ईआरपी की कमांड। तो प्राइम और ईआरपी में कुछ कमांड सिमिलर हैं, कुछ कमांड अलग भी हैं। जैसे बीच बीच में आ रही थी तो मैं लिखवा भी रहा था। तो अगर मान लीजिए आपने किसी लास्ट लीजिए, यहाँ देखो आप ये रिपोर्ट में हो। पहले एस्केप का मतलब यहाँ से एस्केप कर रहा है तो बाहर आ गए। टैली दिख रहा है ना आपको सबको, राहुल, ऋषि, है ना। तो पहली सबसे पहले कमांड थी एस्केप। एस्केप का मतलब है किसी भी मेन्यू से एक स्टेप पीछे आना है आपको। जब भी किसी भी मेन्यू से एक स्टेप पीछे आना है तो एस्केप करोगे तो एक स्टेप बैक आ जाओगे। मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ से बैक आने का मतलब मुझे एग्जिट करना है टैली। तो जैसे एस्केप करूँगा तो पूछेगा एग्जिट करना है या नहीं। तो अगर मैंने यस कर दिया या एंटर प्रेस कर दिया तो मुझे एग्जिट करा देगा। तो अभी मैं नो कर रहा हूँ। तो आपको अब उसके बाद है कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप। तो मतलब उसका क्या है, देखिए मैं आ रहा हूँ डे बुक पे आया। अब ये मैं सबसे ऊपर वाली रो पे हूँ, टीकम चंद, और मेरे को आना है U2 स्टेशनरी। एक तरीका तो ये ऐसे ऐसे करके आऊँगा। और अगर ये भीड़ ज़्यादा बढ़ गई तो कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन, है ना। ये कुछ फंक्शन की ना आपको जूम के साथ मैच नहीं करेंगे। तो आप एक ये अच्छा ठीक है, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल होम और कंट्रोल पेज डाउन से प्रेस कर लो, है ना। ये कुछ फंक्शन की में जूम के साथ प्रॉब्लम है, तो जूम के साथ लिंक कुछ फंक्शन की वो करती हैं। तो कंट्रोल के साथ होम करोगे तो सबसे ऊपर, कंट्रोल के साथ डाउन करोगे तो सबसे नीचे है। होम और डाउन बटन होता है ना कीबोर्ड में। कीबोर्ड में होम और डाउन बटन पता है ना राहुल एंड ऋषि। हाँ सर। हाँ, तो कंट्रोल के साथ होम प्रेस करोगे तो सबसे ऊपर वाली रो में, कंट्रोल के साथ डाउन प्रेस करोगे तो सबसे नीचे वाली रो में। तो आप ये काम एंट्री करते टाइम भी कर सकते हो। मान लीजिए आप अभी मैं एक एंट्री कर रहा हूँ, तो एंट्री करते हुए अभी मेरा कर्सर है सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर की तरफ डेट वाले पे, वहीं पे है ना, डेट पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और मुझे सबसे नीचे आना, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूंगा तो सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा मैं। अरे यार, पहले मैं से ऊपर कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करोगे सबसे लास्ट में पहुंच जाते हो, है ना। देखो ये एंटर करा, मेरा कर्सर है सबसे ऊपर डेट वाले पे, और मुझे आना है नरेशन पे। एक तरीका तो ये है, ये ऐसे करके, है ना। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करो सबसे नीचे वाले फंक्शन पे। आप ये एंट्री खोल के सबसे नीचे आना है, कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करोगे तो ये नीचे नरेशन पे आ गए। होम करोगे तो डेट पे। तो किसी भी पेज के किसी भी कोने से सबसे ऊपर आना है तो कंट्रोल के साथ होम, और नीचे आना है तो कंट्रोल के साथ एंड, है ना। तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन लिखा है, तो उसको चेंज कर दो, खाली कंट्रोल के साथ होम और कंट्रोल के साथ डाउन बटन कर दो। आपकी जगह होम बटन, ठीक है। होम बटन अप के लिए और डाउन के लिए तो डाउन बटन है वहाँ पर, ठीक है। रीराइट डाटा, देखो क्या होता है, मान लीजिए कई बार आपके डाटा में कुछ एरर आ गई, है ना। अगर आपके डाटा में एरर आ गई तो आपको डाटा रीराइट करना पड़ता है। कई बार कंपनियों में क्या होता है, कंपनी में काम करते करते पावर फ्लक्चुएशन आया, आपका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। अचानक चलते हुए बंद होने से कई बार टैली के डाटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर डाटा में प्रॉब्लम आ गई तो डाटा फिर नॉर्मल नहीं चलेगा, डाटा ऐसा लगता है जैसे क्रैश हो गया। टैली कई बार वो डाटा नहीं चलाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, रीराइट करनी पड़ती है कंपनी, है ना। तो क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल आर, ये पूछ रहा है रिपेयर कंपनी। देखो ये रहा रिपेयर कंपनी, है ना। जब आप ऑल्ट कंट्रोल आर, ये ईआरपी में भी सेम कमांड है और प्राइम में भी सेम कमांड है, लेकिन जब आप ईआरपी में करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रीराइट कंपनी। जहाँ रिपेयर कंपनी आ रहा है वहाँ पे रीराइट कंपनी आता है ना।
प्राइम में इसका नाम रिपेयर लिख दिया और उसमें ईआरपी में इसका नाम है रीराइट करना है। बात तो एक ही रीराइट ही कर रहे हैं हम, इस कंपनी के डाटा को दोबारा चेंज करें। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कभी ऐसा करना पड़ जाए तो क्या करना है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाके स्टैटिस्टिक्स, ध्यान से करना, दोबारा देख रहा हूँ, ईआरपी और प्राइम दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। डिस्प्ले पे जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाना है, स्टैटिस्टिक्स पे जाना है। स्टैटिस्टिक्स के या तो इसका प्रिंट निकाल लो या इसे सेव करके लो। इसमें है क्या चीज़, ये कह रहा है आपने टोटल कितनी 11 एंट्री करी है। देखो ये टोटल एंट्री मैंने करी है 11, जिसमें एक एंट्री कॉन्ट्रा की है, 3 एंट्री आपकी मटेरियल इन आउट की, ये जर्नल की हैं, एक एंट्री आपकी परचेज है, एक एंट्री सेल है, एक सेल्स ये रिसिट है, पेमेंट है। ये टोटल 11 एंट्री हैं। 28 ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं, 14 लेजर क्रिएटेड हैं और एक वाउचर टाइप बनाया हुआ है। 25 यूनिट कैटेगरी बनाई हुई है, वाउचर टाइप अलग तरह के हैं, एक यूनिट बनाई है और एक ही तरह की करेंसी है। तो ये आपकी इस कंपनी पर्टिकुलर आरपी ट्रेडिंग का डाटा दे दिया इसने स्टैटिस्टिक। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसका प्रिंट लेके रख लो, इसकी फ़ोटो करके रख लो, उसके बाद रीराइट करना। एक दूसरी चीज़, इसको रीराइट करने से पहले इस करप्ट कंपनी का ही बैकअप ले लेना। रीराइट करने से पहले भी बैकअप ले लेना, नहीं तो बची कुछ भी चली जाती है कई बार, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैकअप लेना। तो टैली के ईआरपी में बैकअप लेने के लिए तो बाहर ऑल्ट F3 करते हो, वहाँ बैकअप का मेन्यू आ जाता है ना। जब वहाँ पे ऑल्ट F3 करते हो तो वहाँ बैकअप, सट, रीस्टोर, क्रिएट सब आता है। यहाँ पर ऑल्ट Y से बैकअप होता है, ऑल्ट Y। जब ऑल्ट Y करोगे तो ये आ रहा है बैकअप का मेन्यू, है ना। तो अगर ये कमांड अभी कहीं लिखनी है तो लिख लो, बाद में पता नहीं कहाँ आएगी। प्राइम में बैकअप के लिए कमांड है ऑल्ट Y, वहाँ नहीं है, वहाँ वही तो अभी बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने बता दिया। यानी कि अगर मान लीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लीजिए मेरी कंपनी के डाटा में कोई प्रॉब्लम आई, वो चल नहीं रहा, तो मुझे उसे रिपेयर कराना है। तो रिपेयर कराने से पहले 2 काम करने हैं। एक तो बैकअप लेके रखना है, सबसे पहले बैकअप लेके रखना है। और अगर वो डाटा चल सकता है, अगर वो थोड़ा बहुत चलने की हालत में है तो उसकी स्टैटिस्टिक्स लेके रखनी है कम से कम। अगर चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है, कई बार बिल्कुल भी एक्सेस ही नहीं होता, डाटा एक्सेसिबल ही नहीं रहता, तो आपको रिपेयर करने से पहले बैकअप जरूर रखना उस डाटा का, जरूर बैकअप रखना। बिना बैकअप के रिपेयर करना ही मत, नहीं तो पता भी नहीं लगेगा क्या डाटा गया क्या रहा। तो बैकअप ले लेना। बैकअप लेने के बाद करना आप ऑल्ट कंट्रोल R रिपेयर डाटा। मेरे को ये आरपी ट्रेडिंग कंपनी, ये वाली कंपनी रिपेयर करानी है, तो यहाँ पर रिपेयर करोगे तो कह रहा है, ये खुद भी बोल रहा है रिपेयर से पहले बैकअप को कहाँ रखना है। बैकअप लेना है, यस लेना भी है, तो रखना कहाँ पर है। तो मैं C करूँगा जैसे ही, तो कॉन्फ़िगर करने को बोलेगा कि बैकअप कहाँ ले जाना है। मान लीजिए मुझे बैकअप लेके रखना है E ड्राइव पे, कंट्रोल A सेव। अब रिपेयर के लिए मैं R प्रेस कर रहा हूँ, सिंपल R, है ना। रिपेयर के लिए R प्रेस करोगे तो ये डाटा रिपेयर पे ले जाएगा। ये ओवरराइट द बैकअप, ध्यान रखना, ये कह रहा है जो वहाँ पे पहले एक बैकअप पड़ा है उसे ख़त्म करना है। हाँ कर दो, कोई बात नहीं, मेरा तो अभी वो डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो अभी चल जाएगा काम, कोई बात नहीं। ये रिपेयर कर दिया उसने, है ना। अब रिपेयर करने के बाद आपको फिर स्टैटिस्टिक्स देखनी है, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे 11 है, 28 है। इसमें कोई चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि ये डाटा करप्टेड नहीं था, है ना। ये डाटा करप्टेड नहीं था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए रिपेयर करा है। तो टैली में अगर डाटा करप्ट होता है तो कई बार या तो एंट्रियाँ गायब हो जाती हैं वहाँ से रिपेयर करने के बाद, कुछ एंट्रियाँ नहीं आ पाती हैं। कई बार एंट्री गायब हो जाती है, कई बार लेजर गायब हो जाते हैं। लेजर गायब हो गए तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि किसी लेजर में ज़्यादा एंट्री हो गई और वो गायब हो गए तो 16 नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बैकअप जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपके इस नॉर्मल रिपेयर से काम नहीं चल पाया तो आप किसी सॉफ्टवेयर वाले को डाटा दे के रिपेयर तो कर सकते हो, जो डाटा रिकवरी में काम करते हैं, टैली वाले जो इसे रिकवर करना चाहें। तो इसलिए रिपेयर, जब भी डाटा रिपेयर या रीराइट करोगे, ERP में इसी का नाम है रीराइट। रिपेयर करो या रीराइट करो, बैकअप लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि टैली रिपेयर से पहले बोलता है बैकअप ले लो, लेकिन आप अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी बैकअप ले लो पहले ही। तो बैकअप प्राइम में बैकअप के लिए ऑल्ट Y है, और ERP में बैकअप के लिए ऑल्ट F3 से भी हो जाता है, ऑल्ट F1 से भी आता है बैकअप, वहाँ दोनों जगह से बैकअप आता है, कैसे भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो हम लोग कोई भी चीज प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बीच में कंट्रोल S शुरू में उस पर कर देते हैं ताकि वो बाई चांस
लाइट वाइट चल गया तो वो सेव हो जाए, जितना एटलीस्ट हम लोग लिखे हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ तो जैसे इसमें हमने जो जैसे आपने मान लीजिए हमें कुछ प्रोजेक्ट दिया लेजर बनाने का, और हम जैसे कोई चीज लेजर बना रहे हैं, तो जब हमारा वो चीज एंड ऑफ द सेल पे आ जाएगा, जो हम सब कुछ कर लेंगे, तो उसी समय बैकअप वाला वहाँ पे इंटर कर देंगे। नहीं 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 नहीं, देखो मेरी बात सुनो। जैसे आप अभी तक असाइनमेंट कर रहे थे, है ना, अभी जितने भी आपने असाइनमेंट करे, एंट्री करी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री करी, है ना, ये एंट्री कर दी मैंने। अब जब मैंने एंट्री करके सेव कर दी ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो गई अपने आप ही। इसको कुछ नहीं करना, मुझे हर बार बैकअप नहीं लेना है, हर बार बैकअप नहीं लेना है, लेकिन ये है कि हर कुछ इंटरवल के बाद बैकअप लेके रखना है कि अब मैंने 2-4 दिन काम कर लिया, अब बैकअप ले लो सारे डाटा का। हर एंट्री के बाद बैकअप ले भी नहीं पाओगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। आदमी काम करेगा, बैकअप करेगा। एक जैसे ही एक एंट्री आपने सेव कर दी तो वो सेव हो गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली उस डाटा को कुछ नहीं होता है। मान लीजिए मैंने एक एंट्री करी, ये सेव हो गई, ये सेव हो गई, अब इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर उड़ेगा तो सारा डाटा में से कुछ भी उड़ जाएगा, और बचेगा तो सब कुछ बच जाएगा। तो अभी इसको अब हर एंट्री के बाद बैकअप नहीं ले पाओगे ना, इसमें हर एंट्री के बाद कंट्रोल एस करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है, लेकिन कभी पावर फ्लक्चुएशन हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तब की कह रहा हूँ, तब डाटा का, टैली का डाटा करप्ट हो जाता है, उस टाइम बैकअप लेना ज़रूरी है। और नॉर्मल ऑफिस वर्किंग में हर हफ्ते एक बार डाटा का बैकअप जरूर लेना चाहिए, ज़रूर। और अगर हफ्ते में किसी दिन आपने कुछ बहुत सारा बैकलॉग का काम निपटाया है, तो उसका बैकअप तो जरूर रख लेना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक तो पुराना काम था, बड़ी मुश्किल से कितने दिन निपटाया टाइम निकाल के, और अगर उसमें कुछ हो गया तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे काम पे बैकअप आप कोशिश ये करो, हफ्ते में एक बार मंडे टू सैटरडे काम करो, सैटरडे इवनिंग में जाते हुए बैकअप लेके जाओ। वो भी अपने नॉर्मल कंप्यूटर, रूटीन वाले कंप्यूटर से एक्सटर्नल में आप एक पेन ड्राइव बैकअप के अलग से बना लो, पेन ड्राइव बना लो, हार्ड डिस्क बना लो, ताकि बैकअप उसमें रहे। अगर मान लीजिए आपके जिस लैपटॉप में, जिस कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो, उसमें ही पूरी हार्ड डिस्क में अगर बैड सेक्टर आ गए तो बैकअप भी बेकार हो जाएगा फिर आप, है ना। तो एक बैकअप एक्सटर्नल ड्राइव पे जरूर होना चाहिए। एक्सटर्नल ड्राइव पे बैकअप होने का फ़ायदा ये है कि इन केस अगर मेरे इंटरनल वाले को कुछ होगा तो एक मेरे पास पेन ड्राइव एक्स्ट्रा पड़ी है स्पेयर में। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डाटा की बहुत कई 2-3 4-4 सालों का पुराना डाटा भी होता है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डाटा को कोई दिक्कत होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और सेम चीज़ आ भी नहीं पाती है। तो डाटा का बैकअप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सर एक चीज पूछना थी। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। कुछ डेटा का बैकअप नहीं ले पाए, छूट गया, तब क्या होगा सर? छूट गए तो कुछ क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, गया बात, भगवान के पास डाटा हो। अगर बैकअप नहीं लिया और आपके टैली के नॉर्मल डाटा को कुछ नहीं हुआ तो कोई तकलीफ नहीं है। अगर बैकअप नहीं लिया और टैली का नॉर्मल, मान लीजिए आपने डाटा पे काम कर रहे थे, पीछे से किसी ने डिलीट मार दिया, अब आपने बैकअप नहीं लिखा, तो बताओ अब क्या करोगे? क्या ऑप्शन है आपके पास? वही सर पूछ रहा हूँ, क्या होगा जो आप बताओ ना। डिलीट हो गई। अरे मैं वही तो बताओ, आप बताओ क्या करोगे। मान लीजिए आपने टैली में एंट्री करी और बैकअप लिया नहीं, पीछे से मैंने आगे डिलीट मार दी। अब टैली में Ctrl+Z अंडू कमांड नहीं है ना, और टैली से जो डाटा डिलीट होता है तो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाता। यानी कि क्या करना पड़ेगा? दोबारा ही करना पड़ेगा सारी एंट्री, आपको सारी एंट्री दोबारा करनी पड़ेंगी जितनी डिलीट कर दी है किसी ने। एक एक्सटर्नल में पेन ड्राइव में बैकअप के लिए ही रख लो। पेन ड्राइव कुछ नहीं होता, छोटे से मतलब आजकल तो पेन ड्राइव भी सस्ती आ गई, 400-500-700 रुपये की पेन ड्राइव आ जाएगी मुश्किल से, है ना, 15 GB 16 GB तक की, तो 32 बल्कि 65-64 GB की, 64 GB तक आ जाएगी आजकल तो। और टैली का अलावा 64 GB बहुत होता है, भरते से नहीं भर पाओगे आप। तो उसके लिए एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव रखो जिसमें बैकअप का ही काम रखो, और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बैकअप रहे हमेशा, और बैकअप हमेशा डेट के साथ बनाना कि आज की डेट का बैकअप, कल की डेट का बैकअप, परसों की डेट का बैकअप, ताकि जब बैकअप चलाना पड़े तो लेटेस्ट बैकअप चलाओ, है ना। मान लीजिए आपने बैकअप लिया था, आज 15 तारीख को बैकअप लिया, अब आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई और बैकअप आपने चलाया 13 तारीख को लिया हुआ बैकअप, तो 2 दिन बाद की एंट्रियाँ हो जाएंगी उसके, तो 12 तक का दिखाएगा ना बैकअप, 15 तक का दिखाएगा जिस दिन तक का है। मतलब जिस दिन तक का बैकअप लो उसकी टाइम स्टैम्प कर दो कि मैंने इस दिन तक का बैकअप ले लिया, ये आज 13 तारीख का बैकअप है, ये 14 तारीख का बैकअप है, डेट के साथ स्टैंपिंग कर दो। मतलब स्टैंपिंग का मतलब फोल्डर का नाम बना दो, डाटा बैकअप 13 तारीख, डाटा बैकअप 14 तारीख। तो बैकअप इसलिए इम्पोर्टेंट है, और लेटेस्ट डाटा हमेशा लेके रखो हमें। सर एक्सटर्नल डाटा को कैसे सेव करेंगे सर? देखो, ये मैंने अभी अपने लैपटॉप पे एक पेन ड्राइव लगाई,
अपने आपके इसके मॉनिटर पे मैंने एक पेन ड्राइव लाई, देखो ये मेरी एच ड्राइव दिख रही है, डी ड्राइव, ये डी ड्राइव नई ड्राइव दिख गई। ये देखो ये लिखे हैं ना डाटा बैकअप 4/9, ये डाटा बैकअप 2 जून, 4 जून, 4/9 को, ये 4/9 को एक ओल्ड लिया, फिर 4/9 को दोबारा लिया, 5 फरवरी को लिया, 9 मई को लिया, 16 मार्च को लिया, 17 जून को लिया, 10 अप्रैल को लिया। ये अलग अलग इंटरवल पे डाटा बैकअप ले रखा है। अब आपका क्वेश्चन है कि डाटा ले आ रहा हूँ। आपका क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो डेट स्टैंपिंग की बात कर रहा था, ये फोल्डर के नाम के आगे डेट लगा रखे हैं मैंने। डेट स्टैंपिंग मतलब ऐसे फोल्डर के नाम बता देना कि इस डेट का बैकअप, उस डेट का डाटा, उस डेट का डाटा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मान लीजिए देखो अभी तक इसमें जो सबसे लेटेस्ट डाटा है ये है 9 मई 2024 का, है ना। आज 15 मई है, 9 मई 2024 का डाटा मेरे पास है। और अगर मान ले मैंने ये फरवरी 2024 का डाटा टैली में जाकर रीस्टोर कर दिया, तो फरवरी से मई तक की जितनी एंट्री होंगी सब गायब हो जाएंगी। यही वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा, है ना। तो यानी कि हमेशा लेटेस्ट बैकअप रीस्टोर करना है जो आपको चलाना है, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रियाँ रिकवर हो सकें आपके पास, समझ रहे हो। तो इसलिए टाइम स्टैम्प, डेट स्टैम्प जरूरी है कि आपको डेट का, फोल्डर के साथ डेट का नाम डाल दो, इस डेट तक का बैकअप चाहिए। अब बैकअप लेना कैसे है, तो देखो आप चाहो तो यहीं पे अभी एक नया फोल्डर बना लो। मैंने नया फोल्डर बना लिया, डाटा 15 मई 2024। ये तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हो ना, इसमें कोई वो नहीं है सिमेट्रिकल। ये आ गया। अब इसका पाथ कॉपी कर लो। इसका पाथ कॉपी करने के लिए एक तो ये है, माउस यहाँ ले जाके राइट क्लिक करो, कॉपी एड्रेस, दिख रहा है जी। दूसरा तरीका ये है, आपका कर्सर कहीं भी है, ऑल्ट डी करो, सीधे ऑल्ट डी। इसका कमांड का टैली से लेना देना, नॉर्मल कंप्यूटर की कमांड है। इसको आपको अगर किसी का पाथ कॉपी करना है तो कर्सर कहीं भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं, सीधे ऑल्ट डी करो, कर्सर पे जाएगा, आपका पाथ कॉपी हो गया। करो कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी हो गया पाथ। चलो टैली पे। अब मैंने कहा बैकअप के लिए, टैली में बैकअप के लिए कमांड है ऑल्ट वाई। ये रहा बैकअप। अब आपसे पूछ रहा है, देखो ये क्या लिखा है, बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, की बैकअप लेके कहाँ जाना है। तो लेके कहाँ जाना है, जो मैं फोल्डर अभी बना के आया हूँ वहाँ ले जाना। तो यहाँ पे पेस्ट कर दो पाथ, ये रहा, यही फोल्डर बना के आया था डी ड्राइव के अंदर, डाटा 15/5/2024, एंटर। जी। एंटर हो गया। अब इसने सेलेक्ट कर दिया कहाँ पर ले जाना है। अब ये पूछ रहा है कौन कौन सी कंपनियों का बैकअप लेना है। मान लीजिए मुझे इसका लेना है, इसका लेना है, इसका लेना है, आरपी ट्रेडर का लेना है, और इतनी कंपनी का बैकअप लेना है सबका। अगर सबका लेना है तो सारी सिलेक्ट कर सकते हो, ये लो, सबका भी ले सकते हो, और कंपनियां हैं भी नहीं, है ना। इतनी कंपनी का आपने बैकअप ले लिया। तो अब आपको क्या करना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है, जितनी कंपनी का एक्सेप्ट। ये बता रहा है को किस किस कंपनी का बैकअप ले रहा है अभी वो। ये आ गया। अब आपको एक मिनट छोड़ो करा, देखो ये कंपनियों का बैकअप आ गया आपके पास यहाँ पे 15 मई। ये कंपनी का बैकअप आ गया हर एक कंपनी का 100, 101, 103। तो जब इसे चलाओगे टैली में तो रिस्टोर होके चलेगा ये, है ना। तो आपका उसने डाटा बैकअप लेके रख लिया है। अब आपके पास ये बैकअप है, पेन ड्राइव निकालो, जेब में लेके घूमते रहो आराम से। एक्सटर्नल बैकअप ऐसे करके लिया जाएगा, है ना। समझ आएगा बैकअप लेना, ठीक है। बैकअप इंपॉर्टेंट है। टैली ईआरपी में बैकअप ऑल्ट F1 से भी आ जाता है, ऑल्ट F3 से भी आ जाता है, जिस मर्जी से कर लो। और जब वो कंपनी आप खोलते हो, टैली जैसे ही आप खोलते हो वहीं पे शुरू में आता है सिलेक्ट, क्रिएट, बैकअप, रीस्टोर, लॉगिन टू रिमोट यूजर। तो वहाँ पे भी बैकअप ले सकते हो। बैकअप कैसे भी ले सकते हो, यहाँ पर ऑल्ट वाई है, सीधे सीधे प्राइम में ऑल्ट वाई से बैकअप ले सकते हो। हाँ नीचे रिस्टोर है। अगर ये चलाना है तो रिस्टोर से चलेगा, ये रहा रिस्टोर का बटन है, इससे चलेगा। अब आपसे वो पूछेगा कि कौन सी डेट का डाटा चलाना है आपको। डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे सेव करेगा और कहाँ से लेके आना है ना, रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे जाके सेव करेगा, और कौन सा लेके आना आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पेस्ट करोगे पाथ, ये रहा। ये वाली कंपनियाँ इसने बैकअप ले रखी हैं, तो इनमें से जिसको रिस्टोर कराना है इनको रिस्टोर करा सकते हो। तो आप अपनी मर्जी, प्राइम में ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हो। ऑल्ट वाई रिस्टोर करना है, वो कह रहा है वहाँ रिस्टोर करना है। करना कहाँ से, देखो अगर यहाँ से जा सकते हो, ये बिल्कुल मैं लेफ्ट, मेरे राइट में कर्सर, सिलेक्ट फ्रॉम पाथ, डी ड्राइव, यहाँ से भी बैकअप। ये रहा 15 मई, ये फोल्डर दिख रहा है। ईआरपी में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ईआरपी में आपको पाथ कॉपी करके लाना पड़ेगा, यहाँ पे पाथ चिपका पेस्ट करना होगा।
तो ERP में पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्राइम में अच्छा काम कर दिया। आप नॉर्मल जैसे एक्सेल वर्ड में कुछ ढूंढते हो फाइलें, ऐसे ढूंढ सकते हो ER प्राइम में आके। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं ऐसे करप्ट होने के? बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन एक दिन भी पूरे साल पे भारी पड़ जाएगा, इसलिए बैकअप लेना जरूरी है। करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं, जब से ERP आया तब से थोड़े कम हो गए। जब ERP का पुराना वर्जन होता था तो बहुत जल्दी जल्दी करप्ट हो जाता था। अच्छा, कहीं से बाहर आना है तो Alt F4 है ना, ये टैली से बाहर आना है तो Alt F4, वही जो एस्केप वाला काम है वो ये वाला काम भी है। एस्केप एक स्टेप बाहर लाता है, Alt F4 पूरा बाहर ले आएगा आपको। व्यू द बिल्ड इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल Alt कंट्रोल B, Alt कंट्रोल Alt B। ये टैली का प्राइम रिलीज कौन सा है, ये यहाँ से है ना, कि टैली का रिलीज कौन सा, टैली प्राइम रिलीज 2.164 बिल्ड, ये आपको टैली के बारे में बता रहा है कि टैली का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो कंट्रोल Alt B बॉम्बे, कंट्रोल Alt B है ना। टैली रिलीज 2.1 चल रहा है, 64 बिट है। बिल्ड ये कोई बिल्ड 19187, ये उसका सॉफ्टवेयर की अपनी लैंग्वेज होगी। ये बेसिकली हमें चाहिए होता है टैली का रिलीज कौन सा चला रहे हैं। तो टैली का रिलीज अभी हम 2.1 पे काम कर रहे हैं। और टू एक्सेप्ट, हाँ ये आपको पता ही है, जब आप वाउचर एंट्री करते हो, वाउचर एंट्री से कुछ सेव करना है तो क्या करते हो, कंट्रोल A है ना। कोई मास्टर क्रिएट करा, मान लीजिए यहाँ पे मास्टर क्रिएट करा, लेजर, आपने कैपिटल अकाउंट डाल दिया, अब कुछ नहीं लिखना तो क्या करते हैं, कंट्रोल A तो करते हो। तो ये आप यूज कर ही रहे हो, कंट्रोल A। टैली प्राइम में भी यही है, ERP में भी यही है। और अगर सेव न करना हो तो मान लीजिए अल्टर किया था लेजर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल, आपने पहले यहाँ से हटा दिया। अब आप कह रहे नहीं यार ये रहना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रहना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल वर्ड आना चाहिए था, हटा तो दिया गलती से, याद आ रहा नहीं ये तो ठीक था। तो दोबारा लिखना है तो आपको इसे बिना सेव करे वापस आना है, आपको एग्जिट करना है और सेव नहीं होना चाहिए। तो एग्जिट विदाउट सेव के लिए शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू। तो देखो वो एक्सपेंसेस पेबल दोबारा लिखा हुआ आ गया। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल A कर देते तो वो कंट्रोल A कर दोगे तो सेव रह जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, अगर मैंने इसे कंट्रोल A कर दिया तो सेव रह जाएगा। देखो ये रहा, दोनों सेम है ना ये। तो कंट्रोल A डिलीट करना और कैसे करेंगे? आ रहे सब आ रहे। तो अगर मान लो मैंने डिलीट ये हटा दिया यहाँ से और मुझे अब ये सेव नहीं करना, मैंने कहा ये ठीक था जो था, थोड़ी देर में याद आ रहा है ये तो वाउचर ठीक था, लेजर गलत कर दिया मैंने गलत, या तो दोबारा लिखो एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, नहीं तो कंट्रोल क्यू कर दो। कंट्रोल क्यू इज टू सेव विदाउट, सॉरी एग्जिट विदाउट सेविंग। कंट्रोल A का मतलब होता है एग्जिट करेगा और सेव करेगा, कंट्रोल क्यू का मतलब है एग्जिट करेगा लेकिन चेंजेस को सेव नहीं करेगा, विदाउट सेविंग एनी चेंजेस। कंट्रोल क्यू आ रहे हैं, डिलीट में भी आ रहे हैं, चिंता मत करो। ये देखो एक कैलकुलेटर, आप जब वाउचर एंट्री करते हो तो एक कैलकुलेटर यहाँ पे चलाते हो आप, सॉरी है ना, यहाँ पे एक कैलकुलेटर चलाते हो डेबिट वाले क्रेडिट वाले अमाउंट पे। कैलकुलेटर किससे चलता है, ऑल्ट प्लस सी से कैलकुलेटर चलता है। ये रहा, मान लीजिए इसके 18,932 रुपीज़ इससे हमने लेने हैं, है ना। अगर आपके पास नरेशन में आए कि या किसी एंट्री में आए कि इसके 1500 रुपये, मान लीजिए इनसे गोकुल से 1500 रुपये लेने हैं, अगर आपके पास आया है कि इन्होंने 45% पैसा दे दिया, 45% रुपीज़ पेड बाई गोकुल या रिसीव फ्रॉम गोकुल, तो आपके पास तरीका क्या, ऑल्ट सी, नीचे कैलकुलेटर खुल जाएगा, 1500 का 45%, वो आ गया पैसा 675 रुपीज़, ये पैसा आपको मिला, ठीक है। ये तो कैलकुलेटर से अमाउंट वहाँ चला जाता है एंट्री पे। अब मान लीजिए आपको गोकुल ने बोला एक काम करो, तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ लेकिन सारे पैसे नहीं, मैं एक काम करते हैं, आपने मेरे को तो ये बताओ कि 40% पैसा कितना होगा, मैं उतना दे देता हूँ। तो अब क्या करना है, कंट्रोल N चलाना है कैलकुलेटर, 1500 का 40% चलाओगे तो रिजल्ट यही है। अब वहाँ नहीं गया 600 रुपये, कंट्रोल N से कैलकुलेटर चलाओगे तो कैलकुलेटर का रिजल्ट कैलकुलेटर में रहेगा, ठीक है। ऑल्ट सी से कैलकुलेटर चलाओगे तो कैलकुलेटर का रिजल्ट वाउचर एंट्री में चला जाता है, बस ये फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। कंट्रोल N और ऑल्ट सी के कैलकुलेटर का फ़र्क क्या है, कंट्रोल N के कैलकुलेटर से अमाउंट जो है कैलकुलेटर में रहेगा, लेकिन ऑल्ट सी के कैलकुलेटर का अमाउंट वाउचर एंट्री में चला जाता है सीधे, आपको 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा।
क्लियर है? ऑल्ट सी और कंट्रोल एन के कैलकुलेटर का फ़र्क। देखो अब कंपनी में आपके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इनको चेंज करना है, कुछ नए फीचर खोलने हैं, नए अपडेट करने हैं, जैसे जीएसटी की डिटेल, टीडीएस डिटेल, तो F11 है ये रहा। F11 से टैली में कुछ सेटिंग चेंज करनी है, कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो वो F11 है। प्राइम में भी, ERP में भी। ये रहा प्राइम और ERP के F11 में बस ये फ़र्क है कि प्राइम के ERP में F11 में सारी चीज़ें एक ही एक बार F11 से आ जाती हैं। देखो यहाँ पे F11 करूँगा तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या चेंज करना है मुझे यहाँ आ गया, इन्वेंट्री स्टॉक से रिलेटेड एंट्रियों में मुझे क्या चेंज करना है ये आ गया, टैक्सेशन से रिलेटेड क्या चेंज करना है यहाँ आ गया, ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड कुछ चेंज करना है तो यहाँ आ गया, पेरोल से रिलेटेड कोई एंट्री खोलनी है, वाउचर खोलने हैं तो यहाँ आ गया, इसके अलावा कोई और चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ आ गया। लेकिन अगर आपको ERP में करना पड़ता तो F11 F1 करते हैं तो केवल अकाउंटिंग और पेरोल खुलता है वहाँ पे, है ना। जब अभी ERP चला के दिखाऊंगा मैं आपको, ERP में करेंगे तो F11 F1 के बाद केवल ये चलेगा अकाउंटिंग वाले फीचर और साथ में एक पेरोल खुलता है इसके साथ। लेकिन F11 F2 करोगे तो ये पूरा इन्वेंट्री वाला पोर्शन खुलता है, F11 F2 से पूरा इन्वेंट्री खुलता है, F11 F3 से पूरा टैक्सेशन खुलता है। ये वाली चीज़ें वहाँ है नहीं। देखो समझ आया? F11 में कैसे कुछ वाउचर से रिलेटेड सेटिंग, एंट्रियों से रिलेटेड सेटिंग, डबल एंट्री है, ट्रिपल एंट्री है। देखो ये आ गया। अब मैं F11 कर रहा हूँ, ये खुल रहा है, अकाउंटिंग अलग दिख रहा है, इन्वेंट्री अलग दिख रहा है, स्टेचुरी अलग दिख रहा है, TSS और ये सारी अलग अलग दिख रही है। वहाँ पे क्या था, एक ही पेज में सारा। देखो ERP दिख रहा है आपको? देखो F11 करा मैंने तो F11 में जनरल इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड नहीं है। अब इसे F2 करोगे तो इन्वेंट्री से रिलेटेड रह जाएगा। इसमें सब अलग अलग है। हाँ इसमें अलग अलग है। F2 F3 करोगे तो टैक्सेशन से रिलेटेड आ गया, ये रहा। तो F प्राइम में सारा एक पेज पे है, ERP में सब अलग अलग पेज पे है, लेकिन है वो सेम चीज़। तो कंपनी से कोई कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो F11। अब देखो आपको ये P&L है आपके पास, है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको एक्सेल में इंपोर्ट करना है या टैली से कोई भी रिपोर्ट एक्सेल में ले जानी है। तो जब एक्सेल में कोई रिपोर्ट ले जानी है तो Alt+E, ये रहा Alt+E, करंट को ले जाना है, IC को ले जाना है। यहाँ पे जब C करोगे ना, कन्फिगर C, तो यहाँ पे पूछता है आपसे कौन से फाइल फॉर्मेट में, एंटर मारो, मुझे ले जाना है एक्सेल में। एक्सेल में यहाँ पे पूछेगा आपसे किस जगह पे सेव करना है, मुझे E ड्राइव पे सेव करना है। फाइल का नाम भी पूछेगा, एंटर मारो तो फाइल का नाम बदल सकते हो, है ना। अभी तो P&L बाय डिफ़ॉल्ट इसने दिया है। तो अगर आपके मतलब की सब चीज़ें हैं तो Ctrl+A करो और उसके बाद E कर दो, E केवल एक्सपोर्ट के लिए। एक्सेल में, PDF में, HTML में, किसी भी फॉर्मेट में ये फाइल्स डायरेक्ट इंपोर्ट होती है टैली से। PDF भी बनाने की अलग से होती हैं। ये देखो टैली का P&L बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप यहाँ पे आ गया, बन के एक्सेल में आ गया। अब आपने जो एक्सेल के हिसाब से इसमें एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ अब देखो F11 को बताया ना कि चेंज करने वाला, हम लोग जब एंट्री करते हैं तो उस समय तो आपने बता ही दिया था कि कुछ ना कुछ सब में चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपने बताया था POS का, BOM का, तो उसमें तो हम लोग सारा जब लेजर बनाते सबका पर्टिकुलरली क्रिएट करते तब तो कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते। तो वो जो अलग अलग चेंजेस अभी आपने बताया तो इसका मतलब इसमें कुछ जरूरत पड़ेगा क्या उसमें चेंज करने? F11 का पड़ता है, F11 की अलग पड़ती है, बिल्कुल पड़ेगी। जब आपको पेरोल की एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो पेरोल के वाउचर जैसे ही अभी यहाँ दिख रहा है पेरोल, अगर आप F11 नहीं करके आओगे तो पेरोल वाला वाउचर दिखेगा ही नहीं आपको। अच्छा, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो F11 से ऑन करनी पड़ती हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जब तक आप F11 पे ऑन नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं आपको। तो कुछ चीज़ें हैं जो F11 से ऑन करनी ही पड़ेंगी आपको। तो अब मान लीजिए देखो राहुल, ये रहा, ये बैलेंस शीट मुझे इंपोर्ट करनी है एक्सेल में, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट करनी है एक्सेल में। तो Alt F1 से पहले डिटेल खोल लिया, Alt+E, ध्यान रखना एक्सपोर्ट की कमांड टैली में, ERP में भी Alt+E है, प्राइम में भी Alt+E है, Alt+E फॉर एक्सपोर्ट। अब वहाँ पर हम C करते थे, यहाँ पर हम N कर देंगे। नो करने का मतलब ये पूछ लेगा कि तुम्हें फॉर्मेट चेंज करना है तो
आप फॉर्मेट ले लो, ये रहा एक्सेल, HTML, ASCII फॉर्मेट, कॉमा लिमिटेड, इतने सारे फॉर्मेट है। मुझे मान लीजिए एक्सेल में ले जानी, तो एक्सेल ये किस जगह पे ले जानी है आप सेव कर सकते हो, सी पे ले जानी है या ई ड्राइव पे ले जानी है। मान लीजिए मुझे ई ड्राइव पे ले जानी है, तो यहाँ पे सीधे पाथ चेंज कर सकते हो। बैलेंस शीट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है ओपन एक्सपोर्टेड फाइल, कि जब एक्सेल फाइल ओपन एक्सपोर्ट कर दूंगा तो क्या खोलनी भी है, अगर यस करोगे तो खुल भी जाएगी, जैसे अभी खुली थी तो वहाँ पे भी यस हो रखे। तो इसे Ctrl+A करो, आ गई एक्सेल में बैलेंस शीट। मान लीजिए आपको ये डेटर है, इसकी अकाउंट स्टेटमेंट भेजनी है कि इससे पूरे साल क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। ये अकाउंट स्टेटमेंट PDF बना के भेजनी है, तो अगेन Alt+E, नो करो, डिफ़ॉल्ट इसे बनाओ PDF, जिस ड्राइव पे सेव करनी है उस पर ले जाओ। इसका नाम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, statement.pdf। ओपन करना है, खुलने के बाद हाँ कर देना, Ctrl+A, ये बन गए PDF। ठीक है, ये अब PDF, नहीं तो आपको पहले प्रिंट भी निकालना पड़ता, प्रिंट निकाल के स्कैन करना पड़ता, तब PDF बनती है। तो डायरेक्ट PDF बन गई, इसे मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो, जो मर्जी कर दो। हाँ जी ऋषि बोले, ठीक है। Alt+E एक्सपोर्ट के लिए है, ERP में प्रिंट के लिए Alt+P है ना। कुछ प्रिंट करना है तो Alt+P, और अगर प्राइम में प्रिंट करना है तो Ctrl+P। प्राइम में जाते देखो, प्राइम में आते आते टैली ने क्या करा है कि टैली ने जो एक्सेल और वर्ड और MS ऑफिस की नॉर्मल कमांड है वही कमांड एक्सेप्ट कर ली। तो जैसे वर्ड में, एक्सेल में प्रिंट के लिए Ctrl+P ही है, तो टैली प्राइम में भी प्रिंट करने के लिए Ctrl+P ही है, ये रहा, ठीक है। लेकिन ERP में Alt+P चलता है प्रिंट के लिए, Alt+P ये रहा। ERP में प्रिंट के लिए Alt+P है और प्राइम में प्रिंट के लिए Ctrl+P है, जो नॉर्मल सब जगह है। तो प्रिंट कमांड, ठीक है। और Alt+F2 चेंज वाउचर डेट, वाउचर एंट्री की डेट चेंज करनी है तो F2 है ना। डेट चेंज करने के लिए F2 है। किसी रिपोर्ट का पीरियड चेंज करना है, मान लीजिए ये है, अभी ये मुझे बस, ये कौन से पीरियड की खुली है, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की खुली है रिपोर्ट, है ना। देखो यहाँ पे मेरे को एक्सट्रीम राइट पे जाओगे, टॉप में जहाँ डेट आती है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की ये रिपोर्ट खुली है। मुझे इसकी डेट आगे पीछे करनी है तो F2 करूँगा। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक की मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो डेट रेंज डाल दो, पीरियड खुल जाएगा। ये 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक के आगे जितनी भी एंट्रियाँ थी, अगर नहीं एंट्रियाँ तो कुछ कर नहीं सकते हो। तो अगर रिपोर्ट की लेंथ चेंज करनी है, पीरियड चेंज करना है, तो आप F2 से भी कर सकते हो। Alt F2 से भी सेम खुलता है विंडो, है ना। Alt F2 से भी खुलती है विंडो, तो Alt F2 F2 दोनों से विंडो खुलती है पीरियड के लिए। ये रही Alt F2 और ये F2 दोनों से खुलती है। तो रिपोर्ट की अगर लेंथ चेंज करनी है तो F2 या Alt F2 से खुल जाएगी। प्राइम में भी सेम चीज़ है। अभी देखो ये P&L दे रहा है मेरे पास 1 अप्रैल से 2 जून तक का, मुझे डेट चेंज करनी है, तो मुझे चाहिए 1 अप्रैल से 31/12 तक का। तो ये आ गया, देखो 1 अप्रैल से 31/12 तक का पीरियड आ गया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किसी भी रिपोर्ट में अगर पीरियड के डेट की रेंज कम या ज़्यादा करनी है, कम भी कर सकते हो। ये दिसंबर तक का, मुझे खाली अप्रैल देखना है, तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल ये आ गया, है ना। डेट रेंज कम भी कर सकते हो। तो और खाली अप्रैल देखना है तो क्या ध्यान देखो, APR और APR। खाली मई देखना है, MAY और MAY, तो ऐसा भी कर सकते हो, है ना। पूरी 1 मई 31 मई कुछ नहीं डालना। मान लीजिए दिसंबर की रिपोर्ट देखनी है तो क्या लिखूं, DEC, और नीचे क्या लिखूं, DEC। बस 1 तारीख से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। तो अगर खाली मंथ के 3 लेटर भी लिखोगे तो भी पूरा खोल देगा वो उस पर्टिकुलर मंथ को। हाँ, अपने आप ही। मान लो MAY DEC, देखो 1 मई से 31 दिसंबर पूरा खोल दिया, है ना। तो मुझे 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अप्रैल और मुझे चाहिए मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च 25 पूरा खोल दिया उसने। तो आप 1 मार्च 31 मार्च लिखने की ज़रूरत नहीं है, मंथ का नाम लिखो, उससे भी काम चल जाएगा आपका। तो ये डेट रेंज बढ़ाने के लिए, डेट रेंज की रिपोर्ट करने के लिए